हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश अप योलो सीरीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, उसमें वर्क डन क्या होता है, उसमें किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन होती है और आइसोबैरिक प्रोसेस में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसी सिंगल वीडियो में देख लेंगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रैश अप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंच सके। अगर आपको भी लगता है कि सभी लोगों तक इक्वल अपॉर्चुनिटी पहुंचनी चाहिए, सभी को बराबर मौके मिलने चाहिए अपनी ज़िंदगी को बदल पाने के, तो प्लीज़ क्रैश अप को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, उसका यूज़ करके भी कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हो ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस आप सभी के लिए बना पाऊँ। साथ में इस वीडियो के कलरफुल नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज़रूर देखना। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस होता क्या है, देखो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ बैरिक चीज़ है जो सेम रहती है। तो बैरोमीटर से आई थिंक यहाँ पर टर्म आई है कि सब जगह पे प्रेशर बराबर रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहली जो कंडीशन हमारे पास आ जाती है PRESSURE विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमारे पास पता चल गया। अच्छा, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन T इज इक्वल टू NR अपॉन P, है ना। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने आप कांस्टेंट हो जाएगी किसी भी गैस के सैंपल के लिए जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि ये V/T विल बी कांस्टेंट। या फिर इसी को ही आप रीअरेंज करोगे तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कौन सा वाला गैस लॉ है? ये है चार्ल्स लॉ। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, दिस इज चार्ल्स लॉ। अब यहाँ पर भी हम कुछ बहुत ही सिंपल ग्राफ्स बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का ही ग्राफ बनाएं। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखो हमारे पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि इस तरीके से होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं स्टेट 1 से लेकर के स्टेट 2 तक, तो टेम्परेचर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? देखो प्रेशर तो पूरे के पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है और हमारे पास वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो यानी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ये एक आइसोबैरिक हीटिंग है, आइसोबैरिक हीटिंग। सिमिलरली हम और एक ग्राफ बना सकते हैं। इस बार हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे? इस बार हम बनाएंगे PT ग्राफ। तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसे ही आ जाएगा। फिर से हमारे पास इस बार भी प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस तरीके से मान लो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इस बार हम इस तरफ आ रहे हैं ना, स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ। इस बार हम देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। देखो 1 पे हमारा टेम्परेचर ये था, 2 पे हमारा टेम्परेचर ये है। टेम्परेचर कम हुआ है और क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है तो हम बोलेंगे यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है। और वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन, आइसोबैरिक कंप्रेशन, आइसोबैरिक कंप्रेशन। क्या इसकी उल्टी वैल्यूज भी हो सकती है? अगर यहाँ कंप्रेशन नहीं हो रहा होता तो हम क्या बोलते हैं उसको? एक्सपेंशन। अगर यहाँ से इधर आ रहे होते तो हम उसको हीटिंग की जगह क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक कूलिंग। और एक इंटरेस्टिंग डायग्राम जो हमें देखना है वो है हमारा कौन सा बच गया? PV हो गया, PT हो गया, तो VT ग्राफ बच गया। यहाँ पे वॉल्यूम इधर होगा, टेम्परेचर इधर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो V इज प्रोपोर्शनल टू T और T की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। तो यानी 0 0 से पास होता हुआ हमारा ग्राफ जाना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर कभी एब्सोल्यूट 0 नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन्स आ सकती है। एक ग्राफ ये हो जाएगा, दिस इज ग्राफ नंबर 1। एक ग्राफ ये हो सकता है, ठीक है। दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। अब एक बात बताओ मुझे, इन दोनों ग्राफ को देख करके हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो हम बोल सकते हैं वो है स्लोप के बारे में। स्लोप ऑफ 2 का स्लोप ज़्यादा है 1 से। देखो ये वाला एंगल ज़्यादा है, ये वाला एंगल छोटा है। स्लोप ऑफ 2 इज मोर देन स्लोप
ऑफ 1। अच्छा, स्लोप के बारे में क्या कह सकते हो? फॉर्मूले से क्या चीज़ दिख रही है? देखो, स्लोप होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई की जगह यहाँ पर क्या है? v। x की जगह है यहाँ पर t। तो v इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स t। तो वो समथिंग क्या चीज़ है? यहाँ से आप देख सकते हो वो है एन आर अपॉन पी। तो हमारे पास आ जाता है एन आर अपॉन पी फॉर 2 इज मोर देन एन आर अपॉन पी फॉर 1। अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही गैस के जो सैंपल हैं उसके लिए अगर सेम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P1 इज मोर देन P2, क्योंकि R की वैल्यू तो दोनों ही जगह सेम है, वो कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इस वाले गैस के सैंपल में ज़्यादा प्रेशर होगा। देख के ऐसा लगता है यार ये 2 ऊपर है, इसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें हर बार आइडियल गैस इक्वेशन की मदद लेनी चाहिए। तो अब एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और आइसोबैरिक प्रोसेस का। An ideal gas is initially at temperature T and volume V. ठीक है, its volume is increased by delta V due to an increase in temperature delta T, pressure remaining constant. Isobaric process हो गया ये। तो quantity delta which is equal to delta V upon V delta T varies with temperature as। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? तो यहाँ पर ये थोड़ा मैथमेटिकल साइड में हो गया क्वेश्चन, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT का हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो डेल्टा V इज इक्वल टू NR अपॉन P टाइम्स डेल्टा T। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे है? देखो, हमसे पूछी है ये वाली टर्म और टेम्परेचर का ग्राफ, है ना। पहले तो डेल्टा की वैल्यू क्या है लिखना शुरू करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। यहाँ पर देखो, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को हम एन आर अपॉन पी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एन आर अपॉन पी, और यहाँ पर एक v भी था नीचे, तो यहाँ पर v भी हमें लगाना पड़ेगा। और देखो, इस PV को आप क्या लिख सकते हो? PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन तो हमेशा वैलिड है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू NR अपॉन PV को लिख दो nRT। NR से NR कट जाएगा और ये आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/T। या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा इंटू T इज इक्वल टू 1। अब इस तरीके का ग्राफ हमें कहाँ देखने को मिलेगा? देखो, x एक्सिस पे है टेम्परेचर, y एक्सिस पे है डेल्टा। तो हम लिख सकते हैं yx इज इक्वल टू 1। ये एक हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ चुका है। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का आता है ना। और हमारे पास ऐसा एक भी ऑप्शन, अच्छा एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस। पहले तो पता करते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में जिस प्रोसेस की बात हो रही है वो आइसोबैरिक है या नहीं? तो देखो, हमारे पास कुछ इस तरह के केसेस हो सकते हैं। ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर देखो, हमारे पास एक पिस्टन है, उसमें हमने बोल दिया है कि पिस्टन मूव कर ही नहीं सकता, वो फिक्स्ड है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर गर्म करूँगा तो क्या होगा? क्या ये आइसोबैरिक प्रोसेस है? ध्यान से देखो, यहाँ पर पिस्टन अगर मूव नहीं हो सकता यानी कि इसकी तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, ये आइसोबैरिक नहीं है। नेक्स्ट, इस वाले केस में देखो, यहाँ पर हमारा पिस्टन फ्रीली मूव कर सकता है। इसको मैं कुछ हीट दूंगा तो क्या ये गर्म हो जाएगी, इसका प्रेशर बढ़ेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा? क्या चीज़ें हो सकती है, सोचने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर ये ऊपर एटमॉस्फेयर में खुली हुई है। हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, क्या कोई बता सकता है इस पिस्टन के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? इस पिस्टन के ऊपर, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं इस तरीके से, तो उसके ऊपर से एटमॉस्फेयर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, वो होगा PATM।
ये तो प्रेशर है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, PATM इनटू एरिया। नीचे हमारी गैस का कुछ प्रेशर है, यहाँ पर से हमारे गैस कुछ फोर्स लगा रही होगी, प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब क्या इस पिस्टन के ऊपर कोई और फोर्स लग रहा है? यहाँ पर और एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से mg। अब ये सभी फोर्सेस मिला करके ज़ीरो हो जाने चाहिए, तभी हमारा पिस्टन इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो फटाक से उसका एक्सेलरेशन कुछ चालू हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें हमें कंसिडर नहीं करनी होती हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं mg प्लस PATM इंटू A इज इक्वल टू P गैस इंटू A, या फिर आप दोनों तरफ A से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू PATM प्लस mg डिवाइडेड बाय A। अब देखो, इस गैस को अगर मैं गर्म करूँगा या कुछ भी करूँ, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, 3 ही पैरामीटर्स होते हैं, उनमें से प्रेशर की वैल्यू हमेशा यही आने वाली है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और यहाँ पर देखो, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी आने वाली है किसी भी टाइप ऑफ सेटअप के लिए। देखो, उसका मास फिक्स्ड होगा, जी फिक्स्ड होगा, उसका एरिया फिक्स्ड होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज नहीं होता है, तो इससे पता चल जाता है कि प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये हमारे पास एक आइसोबैरिक प्रोसेस आता है। हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर देखो हमारे पास एक इस तरीके से पिस्टन है जो इधर उधर मूव कर सकता है। क्योंकि ये ओपन है, यहाँ पर होगा हमारे पास PATM और यहाँ पर mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसके नॉर्मल रिएक्शंस ऊपर नीचे लग रहे होंगे जो भी होंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली डायरेक्टली लिख सकते हैं PATM इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा तभी दोनों तरफ से इस पिस्टन के ऊपर सेम फोर्स लगेगा, और फोर्सेस बराबर होना ज़रूरी है, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो ये हमारे पास डायरेक्टली पता चल जाता है प्रेशर ऑफ गैस इज अ कांस्टेंट। तो ये भी एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो हमने सीख लिया कि किस तरीके से आइसोबैरिक प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद कैलकुलेशंस किस तरीके की करी जाए, तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो होता है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। यहाँ पर मैं इसे हीट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको कुछ हीट दी है, उसके कारण या तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी या फिर ये कुछ वर्क कर देगा। वर्क कर देगा मतलब ये पिस्टन को ऊपर धक्का देगा। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको नीचे दबाना चाहता है, लेकिन फिर भी गैस उसको ऊपर की तरफ धकेल देगी, वो सराउंडिंग के ऊपर कुछ वर्क कर देगी। वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव हो जाएगा अगर मैं उसे गर्म करूँगा तो। अब इसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से कर सकते हैं, देखो, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो डेल्टा U होती है, डेल्टा U उसकी वैल्यू क्या होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने देखा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सीधे सीधे से जो फॉर्मूला आ जाता है वो होता है F/2 nR डेल्टा T। और अभी हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में देखा था कि वहाँ पर इस चीज़ को हम लिखते हैं CV, तो इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो NCV डेल्टा T। ये तो हर एक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला यही आने वाला है। अब बात करेंगे वर्क की। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमेशा इंटीग्रल P/dV। अच्छा, क्योंकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, वो जाएगा P इंटीग्रल dV, जो बन जाता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, P डेल्टा V बन जाता है। तो बहुत ही आसान चीज़ आ गई। अच्छा, और एक चीज़ देखो, हमारे पास क्या होता है PV इज इक्वल टू nRT। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P डेल्टा V, है ना, P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा T। ये भी बहुत सिंपली हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास वर्क के देखो क्या फॉर्मूला आ गया, वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V या फिर nR डेल्टा T। तो हमसे दो तरीके से वर्क डन पूछा जा सकता है। हमें या तो प्रेशर दिया होगा, बोला जाएगा कि वॉल्यूम 5 लीटर से एक्सपैंड हो गई है, तो बताओ वर्क डन कितना हुआ। उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। या फिर हमें बोला जाएगा कि आइसोबैरिक प्रोसेस में उसका टेम्परेचर में इतना चेंज आया है, बताओ वर्क डन कितना हुआ होगा। तो हमारे पास दो केसेस हैं। बोल दिया जाएगा कि मान लो 200 केल्विन से हमें ले गए 300 केल्विन तक, प्रेशर की वैल्यू कुछ थी, मान लो 1 ATM। अगर हमारे पास प्रेशर है, अगर हमारे पास टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो हम क्या यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम पता कर सकते हैं। यस, हम फाइनल वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT का यूज़ करके। फिर उसके बाद हम P
V2 माइनस V1 करके भी वर्क पता कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे NR डेल्टा टी, उससे भी हमारे पास वर्क आ जाएगा। अब हमारे पास तीसरी चीज़ बचती है, वो है हीट। तो Q को क्या बोला जाए? देखो, जब भी हम हीट किसी भी प्रोसेस में देते हैं तो हम Q हमारी कैलोरीमेट्री में क्या लिखते थे? MS डेल्टा टी। यहाँ पर हम मोल्स में कंसिडरेशन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? NC डेल्टा टी, है ना। C हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और कौन सा प्रोसेस है ये है आइसोबैरिक प्रोसेस, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हम इस C के नीचे लगा देते हैं इस तरीके से P। Q की वैल्यू हो जाती है NCP डेल्टा टी। तो हमारे पास सारे फॉर्मूले आ गए, बस यही फॉर्मूले हैं जो हमें आइसोबैरिक प्रोसेस में याद करना है। अब इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर एक CV और CP, दो नई चीज़ आ गई जो आपको देखने को मिलेगी। तो CV की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, वो होती है F/2 टाइम्स R। ये हमेशा ट्रू है। F क्या होता है? F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक के लिए होता है 3, डायटोमिक के लिए होती है 5, नॉन लीनियर के लिए वो वाली वैल्यू हो जाती है 6। इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ हो सकती है। अब Q की वैल्यू को, W की वैल्यू को और डेल्टा U, इन तीनों वैल्यूज़ को अगर मैं इस इक्वेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रख दूँ तो देखो मुझे क्या इक्वेशन मिलती है? NCP डेल्टा टी। हमने Q को यहाँ रख दिया, इज इक्वल टू वर्क में मैं NR डेल्टा टी का यूज़ कर लूँगा, इज इक्वल टू NR डेल्टा टी। और डेल्टा यू में मैं यूज़ कर लूँगा ये वाला फॉर्मूला, तो इससे मिल जाएगा प्लस F/2 NR डेल्टा टी। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कट गई? देखो, N से N सारे N कट गए, डेल्टा टी से डेल्टा टी सारे के सारे कट गए, और यहाँ पर हमें पता चलता है CP इज इक्वल टू F/2 प्लस 1 टाइम्स R। या फिर आप लिख सकते हो, एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया, CP इज इक्वल टू F+2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R। बस यही हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे हमारे सारे के सारे आइसोबैरिक प्रोसेसेस के सारे क्वेश्चन सीरीज सॉल्व होने वाले। हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने भी वाले, लेकिन हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से। लेट्स बिगिन। The work done by an ideal gas as it expands by 5 liter at atmospheric pressure is। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आइसोबैरिक सवाल हो गया क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है गैस का हमेशा। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है C। कैसे आया देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक बहुत ही अच्छा सा सवाल है, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन यूनिट्स कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा। देखो, वर्क डन होता है W इज इक्वल टू P डेल्टा V अगर प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको मैं 1 ATM लिख देता हूँ। और डेल्टा V की वैल्यू कितनी है? उसको बोला है कि एक्सपैंड्स बाय 5 लीटर। तो 5 लीटर फाइनल वॉल्यूम नहीं है, 5 लीटर चेंज इन वॉल्यूम है, इतना एक्सपेंशन हो गया। तो 1 ATM इंटू 5 लीटर विच इज़ इक्वल टू 5 ATM लीटर। 5 हमारा आंसर आ गया। तो क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर यूनिट्स है जूल, यहाँ पर है ATM लीटर। तो अब इसको SI यूनिट में लाना पड़ेगा, रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर देखो आप, एक ATM कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और लीटर होता है हमारा 10⁻³ मीटर क्यूब। अब ये SI यूनिट में आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 101 जूल विच इज़ इक्वल टू 505 जूल। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। और यहीं पे आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप लिख सकते हो 1 ATM लीटर इज़ इक्वल टू 101 जूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपके लिए कन्वर्जन का फैक्टर आ गया। हो सकता है केमिस्ट्री में इस तरह के सवाल ज़्यादा आते हो, फिजिक्स में शायद कम आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से यूनिट्स कन्वर्ट की जाती है। अब सवाल उठता है कि गैस एक्सपैंड करी क्यों होगी? इस प्रोसेस को समझते हैं, विजुलाइज करते हैं। हमारे पास मान लो यहाँ पर एक गैस है और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही प्रेशर रहता है,
और वो एक्सपैंड कर जाती है यहाँ पर, है ना। तो मान लो यहाँ पर P ATM है, और अगर इस पिस्टन का कोई भी वजन नहीं होगा तो गैस भी अगर इक्विलिब्रियम है तो गैस का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। कोई रीज़न नहीं है कि पिस्टन ऊपर जाए या नीचे आए, है ना, दोनों तरफ प्रेशर सेम है। ज़रूर हमने इस गैस को गर्म किया होगा, कुछ हीट दी होगी, तो उस हीट देते और अगर पिस्टन ऊपर मूव नहीं कर सकता होता तो यह आइसोकोरिक प्रेशर हो जाता, प्रोसेस हो जाता। अभी पिस्टन फ्री टू मूव है तो गैस गर्म होगी, तो यहाँ से ये इसको पुश भी करेगी, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ें होंगी, और इस तरीके से हमारी गैस एक्सपैंड करेगी। जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम यहाँ पर ऐड होगा वही वॉल्यूम था 5 लीटर, और उसके लिए इस पिस्टन को ऊपर धक्का मारने में जितना वर्क डन करना पड़ा है, यही वो वर्क डन है 505 जूल। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डेराइव करने वाले हैं, जो है मेयर्स रिलेशन। कई बार इसके लिए बोर्ड्स में डायरेक्टली इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। मेयर्स रिलेशन होता है क्या है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो इसको डेराइव करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम हमेशा लिखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑलराइट, अब कभी भी हम हीट सप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते थे, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अब की बार गैसेस में हम लिखते हैं NC डेल्टा T। तो इस हीट सप्लाइड को मैं लिख दूंगा NC डेल्टा T विल बी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, इंटीग्रल P dV होता है हमारा वर्क डन हमेशा, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है हमारी F/2 NR डेल्टा T। तो ये सब चीज़ें तो हमेशा वैलिड है। अगर मैं लिख दूं प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो देखो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो हमारा ये NC डेल्टा T में जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है, अब हम वो कांस्टेंट प्रेशर वाली लगाएंगे, तो इसको हम क्या लिख देंगे, दिस विल बी NC, यहाँ पे मैं लिख दूंगा छोटा सा P टाइम्स डेल्टा T, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वो एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने डिफाइन कर दी, इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P बाहर आ जाएगा, और फिर हमारे पास बचता है P इंटीग्रल dV, और इंटीग्रल dV ये बन जाता है हमारा P डेल्टा V। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी पिछली कुछ 2-3 स्लाइड्स में देखा था कि हम लिख सकते हैं इसे NCV डेल्टा T, क्योंकि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम किसी भी चीज़ को हीट कर सकें तो उसका वर्क डन 0 होता है, वो सारी की सारी एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को ही चेंज करने में जाती है। इस तरीके से हम चीज़ें लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, देखो PV इज इक्वल टू NRT। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूँ, NR डेल्टा T। P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, तो यहीं से आप इसे रिप्लेस कर दो, ये बन जाएगा NCP डेल्टा T इज इक्वल टू P डेल्टा V, यहाँ से आप उठा करके रख दो तो ये बन जाएगा NR डेल्टा T प्लस NCV डेल्टा T। क्या क्या चीज़ें कट गई, डेल्टा T सब जगह कट गया, N सभी जगह कट गया, और हमारे पास रिलेशन क्या जाता है, CP इज इक्वल टू R प्लस CV, या फिर इसी को रीअरेंज करके लिख देता हूँ, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और यही है हमारा मेयर्स रिलेशन। इसके डेरिवेशन में हमने क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया, हमने हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन का यूज़ किया है, हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया, और हमने बोल दिया है कि प्रेशर कांस्टेंट रहा है, इसका हमने यूज़ कर लिया। क्या इस पूरे डेरिवेशन में कहीं भी हमने ये बात की थी कि गैस मोनो एटॉमिक है या डायटॉमिक है? अगर कोई भी गैस होगी तो उसके लिए ये F की वैल्यू चेंज हो जाने वाली है, अपने आप सारी चीज़ें इस तरीके से वेरी हो जाएंगी। CP भी अपने आप चेंज हो जाएगा, CV भी अपने आप चेंज हो जाएगा मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक में, इस तरीके से कि उन दोनों का डिफरेंस हमेशा R के बराबर आएगा। तो दिस इज़ ट्रू फॉर मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, या फिर उनका कुछ आप मिक्सचर का कॉम्बिनेशन बनाओ, ये सारी की सारी चीज़ें हमेशा वैलिड रहेंगी। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लिख लेते हैं, दिस इज वैलिड फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, है ना।
रियल गैसेस के लिए ये ट्रू नहीं होगा, थोड़ा सा डेविएशन वहाँ पर आ जाएगा। तो ये डेराइव तो हमने कर लिया, अब इसकी थोड़ी सी फील लेते हैं, ये मेयर्स रिलेशन एक्चुअली है क्या। हमने मेयर्स रिलेशन का डेरिवेशन देखा, वो है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, है ना, इस तरीके से मान लो दो हमने गैसेस कैद कर रखी है, दोनों सेम गैसेस है, सेम अमाउंट ऑफ गैस है, दोनों को हम गर्म भी करेंगे और दोनों का जो डेल्टा टी है वो भी हम इक्वल रखने वाले हैं। तो इन दोनों के लिए मैं लिख सकता हूँ दिस इज डेल्टा टी इज इक्वल टू सेम, ऑलराइट। एन की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बताओ ये कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ये ऊपर मूव नहीं कर सकता या नीचे भी नहीं मूव कर सकता, इसका मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो पहले तो यहाँ पे लिख दो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरे वाले में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसका नीचे की तरफ जो भी इस तरीके से फोर्स लग रहा हो वो सब बराबर होगा। यहाँ पर ग्रेविटी के कारण इस पिस्टन का भी कुछ वजन है वो सब ऐड हो जाएगा, लेकिन इस गैस के ऊपर जो प्रेशर पड़ने वाला है वो सेम रहने वाला है। इसको आप गर्म करोगे ये एक्सपैंड होगी, ये थोड़ा ऊपर मूव करेगा, लेकिन प्रेशर सेम रहने वाला है। तो ये हो जाता है हमारा आइसोबैरिक, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब दोनों को हमने हीट किया है, इस तरीके से हीट किया है कि दोनों का चेंज इन टेम्परेचर बराबर आया है। तो यहाँ से हमने इसको दी होगी, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज Q1, इसको भी हमने हीट दी है, उसको हम बोल देते हैं Q2। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1। Q1 इज इक्वल टू W1 प्लस डेल्टा U1, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमने लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा 0 और हमें पता चल जाता है Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U1। जो भी इंटरनल एनर्जी में इसका चेंज आ रहा है वो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी NCV डेल्टा T, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स थे, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV इंटू डेल्टा T। अब इस आइसोबैरिक वाले के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखोगे तो आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू W2 प्लस डेल्टा U2। यहाँ पर वर्क डन 0 नहीं होगा, यहाँ पर पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो हमारे पास Q2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, Q2 इज इक्वल टू P डेल्टा V प्लस डेल्टा U2। अच्छा, डेल्टा U2 की वैल्यू कितनी होती है, वो हमेशा हो जाती है NCV, और क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर दोनों का बराबर था तो ये हो जाएगा डेल्टा T। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं Q2 इज इक्वल टू P डेल्टा V, और ये जो वैल्यू है ना, ये Q1 के ही बराबर है प्लस Q1। तो अब देखो इसको फील करने की कोशिश करो। हमारे पास दो इस तरीके से गैस थे, इसका मूव नहीं कर सकता है पिस्टन, तो मैं इसको जितनी भी हीट देता हूँ उसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ता है, बस इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। यहाँ पर मैं इसको जितनी भी हीट देता हूँ उससे गर्म होती है, इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, साथ में पिस्टन के ऊपर धक्का देती है, ये सराउंडिंग के ऊपर कुछ वर्क भी करती है। वर्क डन बाय गैस यहाँ पर पॉजिटिव है। हम देखते हैं Q2 इज मोर देन Q1, है ना, और मेयर्स रिलेशन भी यहीं से आ जाता है। हमें दिख जाता है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप अगर गर्म कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप गर्म कर रहे हो तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी सेम डेल्टा टी अचीव करने के लिए, है ना। 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम एनर्जी में आप 100 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस ला पाओगे, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यही हमारे मेयर्स रिलेशन की फील हमें लेने की बात आती है। इन्हीं को आप लिख सकते हो, देखो ये हो जाएगा NCP डेल्टा टी, ये हो जाएगा NR डेल्टा टी, और ये Q1 है हमारा NCV डेल्टा टी। तो मेयर्स रिलेशन आ जाता है CP इज इक्वल टू R प्लस CV। बहुत ही ये सिंपल था। Two moles of ideal helium gas is in a rubber balloon at 30 degrees Celsius. The balloon can expand easily. The temperature of the gas is slowly increased to 35 degrees Celsius. The amount of heat required in raising the temperature is nearly. तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास एक बलून था इस तरीके से 30 डिग्री सेल्सियस पे, उसके अंदर हीलियम गैस थी 2 मोल।
फिर उसको हमने गर्म किया यहाँ पर इस तरीके से, है ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, थोड़ा सा वो एक्सपैंड हो गया है, ऑलराइट, इस तरीके से, और उसका टेम्परेचर अब हो गया है 35 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली चीज़ डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5 केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में टेम्परेचर चेंज की वैल्यू तो सेम ही होती है। अब यहाँ पे और एक चीज़ लिखी है, द बलून कैन एक्सपैंड ईजिली। इसका मतलब बलून अपनी तरफ से कोई जोर नहीं लगाता है, लेकिन बाहर से एटमॉस्फेयर ने इसके ऊपर कुछ प्रेशर हमेशा लगा रखा होगा। यहाँ जो एक्सपेंशन हुआ है वो एक आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, आइसोबैरिक एक्सपेंशन हुआ है। तब यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमसे ये भी पूछा ये हीट दी उससे क्या होगा, तो हीट दोगे उससे इसके कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो गए, साथ में इधर कुछ वर्क डन भी होगा, वो ऐसे पुश करेगा ना, गैस ज़्यादा जगह बनाएगी। तो Q इज इक्वल टू यू प्लस डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो अब ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करो, या फिर उससे अच्छा है कि हम सीधे Q की जगह फॉर्मूला क्या लगा दें, Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। क्या हमें CP पता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर हम मेयर्स रिलेशन का यूज़ करेंगे और CP पता करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया? देखो, हमारे पास मेयर्स रिलेशन से आ जाता है CP इज इक्वल टू R प्लस CV। अच्छा, ये है हीलियम गैस, तो हीलियम गैस यानी कि मोनो एटॉमिक है। इसकी F की वैल्यू है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 3 होती है। तो यहाँ से CV की वैल्यू कितनी हो जाती है? होती है F/2R। मेयर्स रिलेशन से हमें पता चल जाता है, ये हो जाएगा R प्लस F/2 यानी कि 3/2R, है ना, 3/2R। ये हो जाता है टोटल हमारे पास 5/2R। यहाँ पर वैल्यू रख दो तो Q की वैल्यू हो जाएगी N, नंबर ऑफ मोल्स थे 2, CP की वैल्यू है 5/2R इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है 5। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाती है 25 इंटू 8.314। अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाती है 25 इंटू 8 200, और ये आ जाएगा 208 जूल के आसपास। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था, इसको आप याद रख सकते हो। CV की वैल्यू हमेशा होती है F/2R और CP की वैल्यू हमेशा हो जाती है, क्या हो जाएगी CP की वैल्यू? F/2R प्लस R, यानी कि F+2 डिवाइडेड बाई 2R। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 40 ग्राम हीलियम इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 320 ग्राम ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर बाय 300 केल्विन। तो 40 ग्राम हीलियम है, तो हमारे पास इतनी सी 40 ग्राम मान लो हीलियम है, और उसका 8 गुना 320 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। इन दोनों को गर्म कर रहे हैं हम इस तरीके से कि दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 300 केल्विन हो जाए। इसको हमने कांस्टेंट प्रेशर पे किया है, इसको हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है। तो इन दोनों में से किसे गर्म करने में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी? पहले आप गेस करो, इन दोनों में से किसको गर्म करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 पार्ट्स बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पर है हीलियम, यहाँ पर है ऑक्सीजन। हीलियम हमारे पास होती है, देखो, मोनो एटॉमिक, है ना। तो इसके लिए मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाती है 3। ये है हमारी डाया एटॉमिक, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाती है 5। अच्छा, हीलियम को हमने कांस्टेंट प्रेशर पे किया है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर लेंगे, Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हमें CP नहीं पता। CP पता करो भाई, CP होता है F+2 डिवाइडेड बाई 2R। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 + 2 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2R। हमारे पास वैल्यू आने वाली है 5/2R। ऑलराइट, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है क्या? इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं, हमें मास दिया हुआ है। तो
तो नंबर ऑफ मोल्स पता कर दे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 40 ग्राम डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास कितना है, वो हो जाता है 4 ग्राम पर मोल। ये आ जाता है हमारे पास 10 मोल। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी चाहिए, डेल्टा टी है 300 केल्विन। सारा का सारा डेटा आ गया, वैल्यूज रखते जाते हैं। हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 10 मल्टीप्लाइड बाई Cp की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 25 डिवाइडेड बाई 3, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चल रही है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 300 केल्विन। यहाँ से ये 2 इस तरीके से 5 कट जाएगा, ये कट जाएगा 100। हमारे पास देखो 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 यानी कि 62500 जूल्स, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 62.5 किलो जूल। इतनी हीट हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा करनी पड़ेगी या कम। देखो ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है। CV यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा जो होता है F/2 टाइम्स R। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाई 2 R। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 320 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास जो होता है 32 ग्राम पर मोल, और यहाँ से वैल्यू आ जाती है अपने आप 10 मोल। हीट नीडेड इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। वैल्यूज रखते जाओ, नंबर ऑफ मोल्स है 10, CV की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2, R को मैं फिर से रख दूंगा अप्रॉक्सीमेशन के लिए 25/3, या फिर वैसे एक्चुअल वैल्यू 8.314 हमें यूज़ करनी चाहिए, है ना, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है 300। और यहाँ से आप देखो फिर से सेम कैलकुलेशन है, ये 5 है, ये 100 है, और हमारे पास आंसर आता है 62.5 किलो जूल। तो 320 ग्राम ऑक्सीजन हो या फिर 40 ग्राम हीलियम, लग रहा है ऑक्सीजन बहुत सारी है लेकिन वो उसका मॉलिक्यूल ही बस हैवी है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो हमारे पास दोनों को सेम अमाउंट ऑफ डेल्टा टी के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है। ये डायटोमिक है, तो इसके हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, कौन सी एनर्जी होल्ड करते हैं, बेसिकली उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है ना। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही 10 मोल उतनी एनर्जी खा जाएंगे। लेकिन ये मोनो एटॉमिक थी, इसमें वो एक्स्ट्रा रोटेशन वगैरह वाला एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती है, तो ये कम एनर्जी स्टोर कर पाती है। लेकिन ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो जैसे जैसे आप इसे गर्म करोगे एक्सपैंड भी करेगी, तो ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेगी, इसलिए इसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, है ना। यहाँ पर ये 62.5 किलो जूल पूरी की पूरी एनर्जी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगी और थोड़ा सा वर्क भी करेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था। तो ये इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा की डिफरेंस आ जाता है। दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, यहाँ पर पूरी की पूरी एनर्जी डेल्टा यू कर रही है, यहाँ पर डेल्टा यू भी है और वर्क डन भी है, दोनों का डेल्टा टी सेम है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। One mole of a monatomic gas is heated at a constant pressure of 1 atmosphere from 100 Kelvin to 200 Kelvin. If the gas constant R is equal to 8.32 joule per mole Kelvin, find the work done by the gas, heat supplied to the gas, change in the internal energy of the gas and change in the volume of the gas. तो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत अच्छा यूज़ यहाँ पर होने वाला है। देखो 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया हमारा। सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे हमारी Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। क्योंकि प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है तो हमारे वर्क डन की वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाता है P डेल्टा V। तो हम पार्ट ए में वर्क डन बाय द गैस पता करते हैं। क्या हमें प्रेशर पता है? यस 1 atm। क्या हमें चेंज इन वॉल्यूम पता है? नहीं, यहाँ पर कहीं वॉल्यूम का जिक्र नहीं है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर में चेंज पता है। तो अब या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहले मैं PV इज इक्वल टू NRT लगाऊं, है ना, प्रेशर मुझे पता है, N पता है, R पता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग वॉल्यूम मिल जाएंगी। यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू रखूँगा तो मेरे को वर्क डन भी मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, हम वो सब नहीं करेंगे। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर Q पता कर लेंगे, डेल्टा U पता कर लेंगे, दोनों के डिफरेंस से W पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें हमें वैसे भी पता करनी है।
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बी से। हीट सप्लाइड टू द गैस, क्यू की वैल्यू कितनी होगी? क्यू होगी एन सी डेल्टा टी, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है तो ये एन सी पी डेल्टा टी आने वाली है। अच्छा, सी पी कितना होगा? पहली बात तो ये मोनो एटॉमिक गैस है ना, तो सी पी की वैल्यू हो जाती है सी पी इज इक्वल टू एफ प्लस टू डिवाइडेड बाई टू टाइम्स आर। ये हमेशा फॉर्मूला सही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए होता है 3, तो ये 3 प्लस टू डिवाइडेड बाई 2r यानी कि 5/2r इसकी वैल्यू आ जाती है। नंबर ऑफ मोल 1 है, डेल्टा टी हमें पता है 100, यहाँ से हीट सप्लाइड की वैल्यू हो जाती है 1 इंटू 5/2 इंटू 8.32 इंटू 100। इसको या तो मैं अभी लिख देता हूँ 250R, इतनी हीट हमने सप्लाई करी है, या फिर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये घट जाएगा 4.16 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा 416 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 6 5 30 5 5 8 4 5 2080 2080 जूल। ठीक। पार्ट सी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसको हम डेल्टा यू लिखते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? F/2 डेल्टा टी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि सी वी की जो वैल्यू होती है वो F/2 वही तो होती है। किसी भी तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है, एफ की वैल्यू 3 होती है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी दिस इज इक्वल टू 3/2, नंबर ऑफ मोल है 1 इंटू आर की जगह आर लिख देंगे, डेल्टा टी की वैल्यू है 100, तो दिस इज इक्वल टू 150 आर हमारे पास आंसर आता है। अगर इसे हम जूल में कन्वर्ट करने जाएं तो ये आता है 3 इंटू आर की वैल्यू तो ये 832 हो जाएगा, नीचे रहेगा 2, ये हो जाएगा 416 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 416 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाता है 8 3 3 4 4 3 1 2 4 8, चलो 1248 जूल। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब मैं आ जाऊंगा पार्ट ए पर। वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वर्क डन यहां से आ जाता है मेरे पास Q माइनस डेल्टा यू, है ना। इस फर्स्ट लॉ की इक्वेशन से देखोगे तो वर्क डन की वैल्यू आ जाती है Q माइनस डेल्टा यू। Q की वैल्यू थी 250R माइनस डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई? 150R, तो इट इज इक्वल टू 100 टाइम्स R, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 832 जूल। हमारे पास आंसर आया था यहाँ पे बहुत आसानी से। और हमारे पास लास्ट पार्ट बचा हुआ है पार्ट डी। डी को हम देखते हैं, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसको कैसे पता करोगे? वही आपके पास दो जगह पे टेम्परेचर दिया हुआ है, इन दोनों टेम्परेचर पे आप PV इज इक्वल टू nRT कर सकते हो, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू भी आपको दी हुई है, N पता है, R पता है, T अलग अलग पता है, तो दो वॉल्यूम पता चलेंगे, उन दोनों का डिफरेंस कर लो। या फिर दूसरा तरीका है वर्क डन फॉर आइसोबैरिक, उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा वी, तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई प्रेशर। वर्क डन है 832 डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना है? 1 ATM। ये था हमारे पास जूल, नीचे था हमारे पास ATM। और अगर हमारा डेल्टा वी लीटर में होगा, यहाँ से लीटर आप नीचे ले आओगे तो इसको आप लिख सकते हो 832 डिवाइडेड बाई 1 ATM लीटर, है ना। डेल्टा वी अब हमारा लीटर्स में आएगा। और हमने अभी देखा था 1 ATM लीटर को हम क्या लिखते हैं? 101 जूल, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 101 जूल। ये यहाँ पर कटेगा तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जाती है 8.23, और आंसर इस बार हमारा आ जाएगा लीटर में, मीटर क्यूब में नहीं आएगा। तो यूनिट्स का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सवाल था, हमने सारे के सारे एस्पेक्ट जो होते हैं एक आइसोबैरिक प्रोसेस में, सारी की सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में देख ली। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको प्रैक्टिस करना ज़रूर। 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, है ना। प्रेशर CP का हमें यूज़ करना होगा नहीं, देखते हैं। 1 atmosphere from 100K to 200K. If the gas constant is 832 joule per mole Kelvin, the change in internal energy of the gas is approximately. तो हमसे Q is equal to
W प्लस डेल्टा U, ये हमारी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है। हमसे इस बार Q नहीं पूछा है, हमसे वर्क डन भी नहीं पूछा है, हमसे डेल्टा U पूछा है। डेल्टा U हमेशा होता है NCV डेल्टा T। प्रोसेस आइसोबैरिक है, पर हमसे हीट नहीं पूछी, वर्क नहीं पूछा, हमसे पूछा है डेल्टा U, जो कि हमारी एक स्टेट प्रॉपर्टी होती है ना, उसको प्रोसेस से लेना देना ही नहीं है, हमेशा उसका आंसर यही आता है। तो मोनो एटॉमिक है तो F की वैल्यू हो जाती है 3, CV की वैल्यू हो जाती है F/2R। फॉर्मूले का यूज़ करो, ये कैलकुलेट करो, और ये आपके लिए होमवर्क है। आपका जो आंसर आएगा उसको कमेंट करो। एक और बहुत ही अच्छा सवाल। Two cylinders A and B fitted with pistons contain equal amounts of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin। तो हम साथ में क्वेश्चन में डायग्राम बनाते चलते हैं। हमारे पास एक तरफ A है और दूसरी तरफ B है, दोनों में पिस्टन है। यहाँ पे ना कहीं पे बना दो यार ऐसे, पिस्टन इस तरफ जा सकता है। पिस्टन ऑफ A is free to move while that of B is held fixed। तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। The same amount of heat is given to gases in both cylinder। तो दोनों में Q दी गई है, इसको भी Q दी गई है, दोनों में हीट सेम है। If the rise in temperature of the gas in A is 30 Kelvin, यहाँ पे डेल्टा T इज इक्वल टू 30 Kelvin है। यहाँ पे हमसे पूछा है the rise in temperature of the gas in B is, तो यहाँ पे डेल्टा T कितना होगा, पहले तो गैस करो, ज़्यादा होगा या कम होगा। देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको मैं जितनी भी हीट देता हूँ उससे इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है और ये थोड़ा वर्क भी करता है। यहाँ पर जितनी भी हीट दूंगा तो उससे सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो यानी कि टेम्परेचर में ही चेंज होना है उस एनर्जी से, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर इसका 30 केल्विन का चेंज था, यहाँ पर 30 केल्विन से ज़्यादा चेंज होने वाला है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए तो नहीं है, 50 और 42 में से ही कोई हमारा आंसर आ सकता है। कैसे सॉल्व करोगे, दोनों तरफ हीट को इक्वेट करो, Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा सवाल था। यहाँ पर देखो हमें करना है क्या है, हमें दोनों में जो हीट दी है QA इज इक्वल टू QB ऐसा बोला गया। QA की वैल्यू देखो जाएगी NCP डेल्टा T ऑफ A इज इक्वल टू QB के लिए हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा T ऑफ B। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो इस तरीके से कट जाएगा। CP की वैल्यू कितनी होती है, F+2 डिवाइडेड बाई 2R। डेल्टा T ऑफ A, डेल्टा T ऑफ A की वैल्यू क्या हमें दी हुई है, डेल्टा T ऑफ A की वैल्यू है 30 केल्विन इज इक्वल टू CV की वैल्यू होती है F/2R। डेल्टा T ऑफ B हमें पता करना है। देखो R से R कट गया, 2 से ये 2 कट गया। ये है हमारी कौन सी गैस है, ये है आइडियल डायटोमिक गैस। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 5 होने वाला है, तो ये F+2 कितना हो जाएगा, 5+2 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू डेल्टा T ऑफ B। यहाँ से ये कट जाता है 6 और ये हो जाता है 7, 7 into 6 विच इज़ 42 इज इक्वल टू डेल्टा T B 42 केल्विन में हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। ये एकदम बेसिक सवाल है लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of the heat energy supplied that increases the internal energy of the gas है। तो देखो इसमें फ्रैक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास मान लो इस तरीके से एक पिस्टन है और यहाँ पर आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है। हम इसको कुछ यहाँ से हीट देते हैं तो उसके कारण देखो ये थोड़ा सा पिस्टन ऊपर भी जाएगा, थोड़ा जाए ज़्यादा जाए मुझे नहीं पता, तो यहाँ पर ये कुछ वर्क डन होगा, साथ में इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो उसके कारण डेल्टा U होगा। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, ये हमारी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है। तो हमसे पूछा है द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाई दैट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। हमसे जो पूछा है वो है डेल्टा U
डिवाइडेड बाई क्यू, ये कितना होगा? इसको कैसे सॉल्व करोगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आपको लगाना है, NCV डेल्टा टी अपॉन NCP डेल्टा टी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो डेल्टा यू की वैल्यू होती है, हम जानते ये होता है NCV डेल्टा टी। डेल्टा क्यू सॉरी जितनी हीट दी गई है वो क्या होता है NC डेल्टा टी। क्या ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है? यस, तो ये हो जाएगा हमारा CP। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि N से N कटता है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाता है। CV की वैल्यू होती है F डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R। CP की वैल्यू होती है F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R। यहाँ ये R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, और हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? डायटोमिक गैस के लिए F की वैल्यू होती है 5। ये आ जाता है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 यानी कि 7। 5/7 इज द करेक्ट आंसर। हम इसको जितनी हीट देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर 70 जूल हीट दी है, तो 50 जूल से सिर्फ टेम्परेचर गर्म हो जाएगा और 20 जूल यहाँ पर हमारे पास वर्क डन होगा। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता था रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, तो वो कितना हो जाता? 2 डिवाइडेड बाई 7 या फिर 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7, है ना। इतना रेशियो से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, तो 1 माइनस उससे हमारा वर्क हो रहा हो। तो इस तरीके के सवाल बहुत सारी बार पूछे जा चुके हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और सवाल देखते हैं। If 70 joule of heat is given to a diatomic gas at constant pressure, find the heat used to change its internal energy and the heat used to do work by the gas। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी जो हमने देखा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U होता है, और आपको डायटोमिक गैस के लिए बताना है F इज इक्वल टू यहाँ पर 5 होगा, तो CV की वैल्यू F डिवाइडेड बाई 2R ही क्यों होती है? तो ये पता करने के लिए आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखनी पड़ेगी। और CP की वैल्यू F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2R क्यों होती है? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले मेयर्स रिलेशन में ये वाली चीज़ को डेराइव कर लिया है। तो अब आपको वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करो। आंसर को आपको कमेंट में करना है, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। हम देखते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। CP एंड CV डिनोट द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर रिस्पेक्टिवली। देन हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है B एंड D। कैसे आया आओ देखते हैं। CP माइनस CV इज लार्जर फॉर ए डायटोमिक आइडियल गैस देन फॉर ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। तो कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि मोनोएटॉमिक के लिए जो भी CP CV की वैल्यू होती है, डायटोमिक के लिए उससे ज़्यादा ही होती हैं CP और CV की वैल्यूज। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है, मेयर्स रिलेशन से हमें ये पता चल जाता है, CP माइनस CV इज ऑलवेज इक्वल टू R फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डायटोमिक, या उनका कोई भी मिक्सचर या कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ तो वो दोनों ही केसेस में बराबर आता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वो हमेशा बराबर होते हैं ना, ये अलग अलग नहीं हो सकता, लार्जर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर B देखते हैं। CP प्लस CV इज लार्जर फॉर ए डायटोमिक आइडियल गैस देन फॉर ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। अच्छा, CP प्लस CV की बात हो रही है, तो CP और CV होता है क्या? CP प्लस CV अगर मैं करना चाहूँ, CP होता है F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2R, CV होता है F बाई 2R। तो ये वाली वैल्यू हो जाती है ओवरऑल हमारे पास 2F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2R, यानी कि F प्लस 1R। अगर डायटोमिक के लिए F की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वाली टर्म उसके लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो यस, दिस इज लार्जर फॉर डायटोमिक गैसेस। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर C, CP अपॉन CV इज लार्जर फॉर डायटोमिक आइडियल गैस देन फॉर अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। अच्छा, CP अपॉन CV ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, इसको गामा बोलते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे।
इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, Cp अपॉन Cv चेक कर लेते हैं। Cp डिवाइडेड बाई Cv, Cp की वैल्यू होती है F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2R, Cv की वैल्यू होती है F डिवाइडेड बाई 2R। R से R कट गया, ये कट गया, इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है F प्लस 2 डिवाइडेड बाई F, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई F। अब डाई एटॉमिक आइडियल गैस के लिए F की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये जो टोटल वैल्यू है वो कम हो जाएगी ना, तो Cp अपॉन Cv इज़ स्मॉलर फॉर ए डायटोमिक गैस हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक्चुअली गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। Cp मल्टीप्लाइड बाई Cv इज़ लार्जर फॉर ए डायटोमिक आइडियल गैस। तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। Cp मल्टीप्लाइड बाई Cv कर दोगे तो उसमें F ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स होगी। अगर F की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वाली ओवरऑल जो टर्म आएगी वो ज़्यादा आ जाएगी। तो डायटोमिक के लिए F की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो D भी अपने आप करेक्ट हो जाता है। हमारे सारे के सारे आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। अब आते हैं थोड़े से एक मुश्किल सवाल की तरफ। इनिशियली एट इक्विलिब्रियम द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। तो मान लो ये हमारा इक्विलिब्रियम है, उस वक्त इसकी नेचुरल लेंथ है। द गैस इज हीटेड एंड द पिस्टन मूव्स बाय x नॉट अमाउंट। उसको हम यहाँ से गर्म करते हैं तो पिस्टन इधर तो मूव होगा नहीं, इस तरफ जाएगा। गैस एक्सपैंड होगी, हमारे पास ये पिस्टन मान लो इस तरीके से x नॉट अमाउंट मूव हो गया है, फाइनली फिर यहाँ कहीं पे आ जाता है। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हुआ, वो भी x नॉट ही होगा। Find the work done by the gas if its initial pressure was P naught and the area of the piston is A। अगर गैस का प्रेशर यहाँ पर P naught था और यहाँ पर मान लो स्प्रिंग इस तरीके से नहीं होती, तो यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कुछ P ATM, मान लो वो भी फिर P naught के ही बराबर होता है ना। और यहाँ पर फिर अगर मैं इसे गर्म करता तो पिस्टन इस तरफ सरकता, लेकिन यहाँ पर हमेशा बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस केस में एक आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, क्योंकि अंदर की गैस और बाहर एटमॉस्फेयर हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। हमारे सारे प्रोसेसेस क्वाजी स्टैटिक होते हैं, स्लोली होते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पता चल जाती है, दिस इज नॉट एन आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। P इज नॉट कांस्टेंट, पहले तो हमें ये समझना है। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, वर्क डन जो होता है बाय द गैस वो हमेशा होता है इंटीग्रल P डॉट dV। अब किसी भी x पर मान लो मैं हूँ, है ना, यहाँ से x डिस्टेंस पे हूँ और वो थोड़ा सा dx वहाँ पर मैंने इसको मूव कराया। मान लो मैं यहाँ x पर आया और उस पिस्टन को मैंने थोड़ा सा dx मूव करा दिया इस तरफ, तो उसने कुछ वर्क डन किया होगा। पता करने की कोशिश करते हैं वो वर्क डन छोटा सा dw की वैल्यू क्या होगी, तभी हम फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर निकाल पाएंगे। देखो, dw की वैल्यू आ जाएगी P dV। उस वक्त गैस का प्रेशर कितना होगा, हम ऑलरेडी यहाँ से x अमाउंट आ चुके हैं। हमारे पास ये जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर फोर्सेस क्या लग रहे होंगे, गैस का प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय पिस्टन का एरिया A, इस तरफ प्रेशर लग रहा होगा। बाहर की तरफ से एक एटमॉस्फेयर ने फोर्स लगा रखा होगा, जो होगा उसका P नॉट टाइम्स A, है ना। एरिया तो दोनों तरफ ही सेम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर P नॉट है, क्योंकि इनिशियली इक्विलिब्रियम में थी, गैस का भी P नॉट था तो बाहर का भी P नॉट होगा। और बाहर का अगर एक बार P नॉट है तो वो हमेशा सेम रहने वाला है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज नहीं होता है। ओके, लेकिन अब स्प्रिंग इस तरफ x अमाउंट से कंप्रेस हुई है, तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी kx। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा इक्विलिब्रियम में हमारा सिस्टम रहता है, तो पिस्टन के ऊपर दोनों तरफ से फोर्सेस बराबर लगेंगे। तो हम लिख सकते हैं PA, ये कौन सा P है, गैस का, है ना। P गैस इंटू A इज इक्वल टू P नॉट A प्लस kx। तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P नॉट प्लस K अपॉन A टाइम्स x। ये हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन आ गई किसी भी x पर। अच्छा, छोटा सा वॉल्यूम में चेंज कितना है, जिस वक्त ये dx इधर आगे आया है तो वॉल्यूम में छोटा सा चेंज dv कितना हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा
dx, यही छोटा सा वॉल्यूम बन जाएगा। dv की वैल्यू हो जाती है एरिया इंटू dx। ये दोनों वैल्यूज़ को, है ना, प्रेशर को और ये dv को, इन दोनों को आप यहाँ पे रख दो, तो छोटा सा वर्क डन हमारा बन जाता है P नॉट प्लस के अपॉन ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए डी एक्स विच इज़ इक्वल टू P नॉट ए डी एक्स प्लस के एक्स डी एक्स। हमारे पास छोटा सा dw की वैल्यू आ गई। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट इंटीग्रल, है ना। वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ प्रेशर इनटू dv। तो p dv को ही, इसी को हम क्या लिख देंगे, ये वाली चीज़। तो उसको दो अलग अलग इंटीग्रल से मैं लिख सकता हूँ, एक ये और दूसरा ये बन जाएगा P नॉट a dx प्लस इंटीग्रल ऑफ के एक्स डी एक्स। लिमिट्स क्या लगाई जाए, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है। देखो x इनिशियली 0 था और फाइनली x नॉट तक गया है। 0 से लेकर के x नॉट तक, 0 से लेकर के x नॉट तक क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है। देखो P नॉट a, यहाँ पर तो दोनों ही कांस्टेंट है। आप इसको रख सकते हो P नॉट a और फिर ये dx का इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपल x आ जाएगा। लिमिट्स रखोगे x नॉट से लेकर के 0 तक, तो ये क्या आ जाएगा, P नॉट a x लिमिट 0 से लेकर x नॉट प्लस इसको इंटीग्रेट करोगे तो k तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग का कांस्टेंट, और x dx इसका इंटीग्रल कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लिमिट्स रख दो 0 से लेकर x नॉट तक। वर्क डन की वैल्यू आ जाती है P नॉट a एक्स नॉट प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास वर्क डन इस केस में आ गया अगर हमारा पिस्टन एक्स नॉट मूव करता है तो। इसी क्वेश्चन को और भी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको बनाना है, किस तरीके से बन सकता है, यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट लॉ की इक्वेशन भी अप्लाई करवा दो। तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। W हमें पता चल गया, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का डेटा दिया जाएगा कि आपसे Q पूछा जाएगा, डेल्टा यू भी आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको दिया जाएगा चेंज इन टेम्परेचर इतना हुआ था। इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को, इस छोटे से क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए हमें ये इंटीग्रेशंस का भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। देखते हैं कैसे। इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसमें आपको गैस से अपना फोकस हटा करके पिस्टन पे लाना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। देखो ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है, पिस्टन बहुत धीरे धीरे मूव करेगा और यहाँ पे इनिशियली था, यहाँ पे फाइनल था, रुक गया, तो बेसिकली उसकी इनिशियल पिस्टन की काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। तो हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पिस्टन, है ना, पिस्टन इक्वल टू 0 इनिशियली एंड फाइनली, राइट। इसका मतलब वर्क डन ऑन पिस्टन इज 0, वर्क डन ऑन पिस्टन इज इक्वल टू 0। अब पिस्टन के ऊपर कौन कौन वर्क कर रहा है, पिस्टन के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। एक इस तरफ से फोर्स लगा है गैस ने, ना, गैस ने कुछ प्रेशर लगाया होगा, उसके कारण एरिया से मल्टीप्लाई हो गया, वो फोर्स बन गया। दूसरा हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, P नॉट ATM, एटमॉस्फेयर के कारण। और तीसरा यहाँ पर फोर्स होगा कुछ स्प्रिंग के कारण। तो यही तीनों लोगों ने उसके ऊपर वर्क किया, और तो कोई फोर्स लगा नहीं है। एक इस तरफ लगा होगा, ग्रेविटी का ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगी होगी, लेकिन ऊपर नीचे के डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो उसको हमें कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाई गैस प्लस वर्क डन बाई एटमॉस्फेयर प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग। इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। गैस ने कितना वर्क किया वो तो हमें पता करना ही है, तो उसको हम W गैस ही लिख देते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेयर ने इस पिस्टन के ऊपर कितना वर्क किया है, देखो यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर इधर लगा रहा था, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है x नॉट इधर, राइट, तो वो इस तरफ आ गया है। फोर्स लग रहा था इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुई है इधर, यानी कि एटमॉस्फेयर ने नेगेटिव वर्क किया है। कितना किया होगा, फोर्स इनटू एरिया। फोर्स कितना लगा होगा, देखो यहाँ पर उसका प्रेशर था,
पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये था फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स नॉट, लेकिन नेगेटिव का तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, स्प्रिंग भी फोर्स इधर लगा रही थी लेकिन कंप्रेस हो गई इस तरफ। स्प्रिंग तो कंजर्वेटिव फोर्स लगाती है, उसने कितना वर्क किया, नेगेटिव में किया होगा, तभी तो वो पिचक गई और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। स्प्रिंग ने भी नेगेटिव वर्क किया है, माइनस में पहले लगा देता हूँ, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। इतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई, वही उसने नेगेटिव में वर्क किया होगा। यहाँ से हमारे पास सीधे सीधे आता है वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स नॉट प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये इसी क्वेश्चन को देखने का एक दूसरा तरीका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, कमेंट करो कुछ भी, क्योंकि उससे हमारा वीडियो यूट्यूब में थोड़ा ऊपर आएगा। चैनल को सपोर्ट करो, उसके लिए इस QR कोड को स्कैन करो और कोई भी अमाउंट अपनी खुशी से डोनेट करो। बाकी वीडियोस भी जरूर देखना, मजा आएगा पढ़ने में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।